वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे रेनेसा पर। रेनेसा पीरियड कब शुरू हुआ था। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत लेंथी टॉपिक है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में आप देखते हैं कि जो रेनेसा पीरियड है वो बहुत ही अहमियत रखता है। एक उसकी जो टाइम पीरियड है वो लगभग 1600 फ्रेंड्स सॉरी 1660 तक माना जाता है। और ये शुरू होता है फ्रेंड्स, ये जो शुरू होता है फ्रेंड्स वो होता है 1400 से। फ्रेंड्स, 14वीं शताब्दी यानी 14th सेंचुरी में रेनेसा का उद्भव हुआ। और फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं सबसे पहले रेनेसा की। तो पहले रेनेसा को देख लें। देखिए, रेनेसा का जो अर्थ होता है वो होता है रीबर्थ। रीबर्थ का अर्थ होता है पुनर्जागरण। जिस तरह से भारत में पुनर्जागरण हुआ जब नवचेतना जागी, उसी तरीके से उसी प्रकार से विश्व में रेनेसा का उद्भव हुआ। और इसका जो टाइम पीरियड 14th सेंचुरी थी। और इसका जो बर्थ प्लेस है रेनेसा का वो फ्लोरेंस इटली से होता हुआ, ये पहले इटली से जर्मनी और जर्मनी से फ्रांस। देखिए, इटली फिर जर्मनी, फिर जर्मनी से फ्रांस और फ्रांस से इंग्लैंड। तो फ्रेंड्स, इस तरह से रेनेसा का उद्भव हुआ। सॉरी फ्रेंड्स, रेनेसा जो टर्म है और उसको जूल्स माइकल इन्होंने अपनी जो पुस्तक थी हिस्टोरी डी फ्रांस, इनकी जो बुक थी हिस्ट्री डी फ्रांस, जूल्स माइकल ने अपनी जो पुस्तक थी उसमें रेनेसा शब्द को कॉइन किया। और फ्रेंड्स, रेनेसा का जो फादर है, जन्मदाता माने जाते हैं, वो है पेट्रॉक दांते जियोटो। ये इन्होंने रेनेसा में बहुत बड़ा योगदान दिया था। फ्रेंड्स, जो कुस्तुनतुनिया फॉल ऑफ कंस्टेंटिनोपल जो हुआ था 29 मई 1453, 29 मई 1453 को। तो ये रेनेसा का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल माना जाता है, क्योंकि जो स्कॉलर थे कुस्तुनतुनिया में, तो जब वहाँ तुर्किश ने अटैक किया तो फ्रेंड्स ये वहाँ से इटली की ओर आए। और विद्वान थे जो क्लासिकल वर्क थे, ग्रीक वर्क थे या एंशियंट वर्क थे, वो सारे के सारे वर्क जो मैन्युस्क्रिप्ट थी वो संसार के सामने लाई गई उसी दौरान। फ्रेंड्स, इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू कॉन्टिनेंट। नए उपमहाद्वीपों की खोज की गई। ग्रोथ ऑफ कॉमर्स, व्यापार में की वृद्धि की गई। इनोवेशन एज पेपर प्रिंटिंग, द मैरिनर्स कंपास, और जो कुतुबनुमा जिसे बोलते हैं मैरिनर्स कंपास, उसका आविष्कार हुआ। प्रिंटिंग, छापे खाने का आविष्कार हुआ। पेपर का आविष्कार हुआ। तो इन्होंने, और गन पाउडर का आविष्कार हुआ, इन्होंने पुनर्जागरण यानी रेनेसा में बहुत बड़ा योगदान दिया। और फ्रेंड्स, इसी समय डेवलपमेंट हुआ साइंस में। कोपरनिक्स, इन्होंने 1473 से 1543 की बात है, तो इन्होंने अटेम्प्ट टू प्रूव दैट द सन रादर देन द अर्थ, इन्होंने बताया कि पृथ्वी जो है वो सोलर सिस्टम का
केंद्र नहीं है बल्कि क्या है, सूर्य है। और इन्होंने प्लानिटरी जो प्लानेटरी सिस्टम था उसको बताया। इसके बाद में हम आगे बात कर लेते हैं मार्टिन लूथर किंग की। इनका जो बर्थ है वो 1483 से 1546 तक ये रहे थे। तो इन्होंने प्रोटेस्टेंट जो रोमन कैथोलिक धर्म था उससे अलग एक नए धर्म का नए मत का सूत्रपात किया, जिसे प्रोटेस्टेंट रिलीजन कहा जाता है। और ये क्रिश्चियनिटी में यानी ईसाइयत में ये सबसे नया धर्म था फ्रेंड्स। और इन्होंने 95 थीसिस जो थी वो पब्लिश कराई थी पपेसी के, यानी जो चर्च थी, चर्च की सत्ता थी उसके खिलाफ, क्योंकि चर्च जो था उस समय वही केंद्र था सत्ता का और उसी के द्वारा सारे कार्य होते थे फ्रेंड्स। आगे हम बात कर लेते हैं माइकल एंजेलो। ये एक अच्छे चित्रकार और मूर्तिकार थे। राफेल, लियोनार्दो विंसी की रचनाएं मोनालिसा और द वर्जिन ऑफ रॉक्स, द लास्ट सपर। फ्रेंड्स, ये जो रचनाएं हैं, ये जो चित्र हैं, ये आज भी अविस्मरणीय है और पुनर्जागरण में इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा। और फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में है, यानी रेनेसां इन इंग्लैंड 1558 टू 1660, 1558 से 1660। फ्रेंड्स, जब एलिजाबेथन एज का सूत्रपात हुआ तब से और जब कॉमनवेल्थ एज जो थी उसके एंड तक जो है वो रेनेसां को माना जाता है। तो उसमें एलिजाबेथन एज जो है वो 1558 से 1603, जैकोबियन एज 1603 से 1625, कैरोलाइन एज 1625 यानी 1625 से 1649 और कॉमनवेल्थ एज जो है 1649 से 1660। फ्रेंड्स, हिंदी में आपको समझाने का मेरा अर्थ ये है ताकि आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो है उसको ढंग से समझ लें। इसको लोगों ने हवा बना के रख दिया है। और फ्रेंड्स, आपको यहाँ मैं थोड़ा सा बीच में रोक रहा हूँ और आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको अच्छे से हमारा जो वीडियो है उसकी सूचना मिलती रहे। फ्रेंड्स, एलिजाबेथन एज 1558 to 1603, जैकोबियन एज 1603 1625, कैरोलाइन एज 1625 to 1649, कॉमनवेल्थ एज 1649 to 1660 तक। फ्रेंड्स, अब हम एलिजाबेथन एज पर चर्चा करेंगे। देखिए, एलिजाबेथन एज को क्या कहा जाता है? एज ऑफ शेक्सपियर भी कहा जाता है। और फ्रेंड, इसे गोल्डन एज कहा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा लिटरेचर जो है एलिजाबेथन एज में ही हुई थी। और जो ड्रामा है उसका डेवलपमेंट जो हुआ सबसे ज़्यादा वो एलिजाबेथन एज में हुआ। और फ्रेंड्स, इसे फ्लावरिंग पीरियड ऑफ रेनेसां भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, आगे हम बात कर लेते हैं फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी गार्बोडक, जो थॉमस सैकविल और थॉमस नॉर्टन ने लिखी थी। फ्रेंड्स, वो रेनेसां में ही लिखी थी, एलिजाबेथन एज में। फिर हम बात कर लेते हैं फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी राल्फ रोइस्टर डोइस्टर, ये निकोलस उदाल ने लिखी थी। फ्रेंड्स, आगे हम बात कर लेते हैं पेट्रार्क को फादर ऑफ सोनेट कहा जाता है, सोनेट का पिता कहा जाता है। और थॉमस व्याट ने इंट्रोड्यूस किया था सोनेट को इंग्लिश लिटरेचर में। हेनरी होबार्ट जो थे, इन्होंने इसको राइमिंग मीटर दिया था। द सोनेट ऑफ हेनरी होबार्ट, जो हेनरी होबार्ट का जो सोनेट जो था, हेनरी होबार्ट जो थे वो अर्ल ऑफ सरे के नाम से भी जाने जाते हैं उन्हें, एंड सर थॉमस व्याट, इन्होंने जो संयुक्त रूप से अपनी जो कॉम्बिनेशन करके एक इनका जो वर्क छपा था वो टोटल मिससेलेनी में छपा था। इसके बाद हम सर फिलिप सिडनी की, जिन्होंने एस्ट्रोफेल एंड स्टेला 1580 में, जिसमें 108 यानी 108 सोनेट थे। फ्रेंड, इसके बाद हम बात कर लेते हैं एडमंड स्पेंसर की। एडमंड स्पेंसर साहब ने एमोरेटी कह सकते हैं इसे, 1595 में इन्होंने इसे पब्लिश कराया था। और फ्रेंड्स, इसमें 88 सोनेट थे।
कई जगह कुछ लोग 89 करते हैं, लेकिन जो कन्फर्म है वो 88 है। फ्रेंड्स, अपने ऑथेंटिक जानकारी को बनाए रखें। फ्रेंड्स, इसके बाद में इन्होंने जो सोनेट लिखा था, इनकी बीलव जो उनकी पत्नी थी एलिजाबेथ बॉयले, उनके लिए लिखा था। फ्रेंड्स, हम थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। जो पेट्रार्कन सोनेट है उसकी स्कीम है ABBA ABBA CD ये पेट्रार्कन सोनेट है। इंग्लिश सोनेट जिसे शेक्सपियरियन सोनेट कहते हैं AB BC EF GG। और फ्रेंड्स, स्पेंसरियन सोनेट जो है उसे AB BC CD EE फ्रेंड जाना जाता है। फ्रेंड्स, देखिए ये जो पेट्रार्कन सोनेट है इसमें 2 ऑक्टेव हैं और 2 सेस्टेट। फ्रेंड्स, ऑक्टेव और सेस्टेट में ये बटा होता है। फ्रेंड्स, और जो इंग्लिश सोनेट है इसमें फ्रेंड्स 3 क्वार्टेन है, इसमें 3 क्वार्टेन है और एक कॉपलेट है। फ्रेंड्स, इसमें 3 क्वार्टेन है और एक क्वार्टेन है, ये 3 और एक कॉपलेट है। फ्रेंड्स, तो जो पेट्रार्कन सोनेट है उसे इटालियन सोनेट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका उद्भव, इसका जो जन्म है, इसकी उत्पत्ति है, इसकी ओरिजिन है, वो पेट्रार्क के द्वारा की गई है इनकी बीलव लौरा के लिए, और ये जो है इटली में सबसे पहले आया था। फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं एसे की। फादर ऑफ एसे जो है माइकल डी मोंटेग जो है उन्हें माना जाता है, और फादर ऑफ इंग्लिश एसे जो है फ्रांसिस बेकन 1561 से 1626 तक, यानी 1561 में ये पैदा हुए, 1626 में इनका देहांत हुआ। और इंग्लिश फिलासफर थे ये, अटॉर्नी जनरल थे, लॉर्ड चांसलर थे इंग्लैंड के। इन्होंने जो अपनी एसे सीरीज जो लिखी थी उसका जो फर्स्ट एडिशन था उसमें 10 एसेज थे 1597 में, और जो दूसरा सेकेंड एडिशन था उसमें 38 एसे थे 1612 में, और जिनका थर्ड एडिशन जो लास्ट एडिशन था उसमें 58 एसे थे 1625 में। और फ्रेंड्स, एक बात और बता दें आपको, चार्ल्स लैम्ब जिन्हें प्रिंस ऑफ एसे कहा जाता है, इनका भी एक बहुत योगदान है। इन्होंने एसे ऑफ इलिया और द लास्ट ऑफ एसे ऑफ इलिया नाम से 2 अच्छे एसे लिखे हैं। फ्रांसिस बेकन के जो एसे हैं उन्हें ए हैंडबुक ऑफ प्रैक्टिकल विजडम कहा जाता है, और फ्रांसिस बेकन को ही मॉडर्न साइंस जो है उसका फादर कहा जाता है। फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर हमें बताएं ये कैसा है, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। कंटेंट के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कितनी मेहनत पड़ती है आपके लिए कंटेंट इकट्ठा करने में और फिर आपको प्रोवाइड कराने में। फ्रेंड, जो कलेक्शन हमारा है वो एकदम से ऑथेंटिक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल की। देखिए, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है बाइबल। तो देखिए, इसमें किंग जेम्स की बाइबल की बात कर लेते हैं पहले हम। तो इसे ऑथराइज्ड वर्जन कहा जाता है। ये 1611 में आई थी। इसका जो कमीशन बैठा था वो 1604 में, जब ये पब्लिश होने वाली थी, इसका एक कमीशन बैठाया गया था। किंग जेम्स के निर्देशन में इसका कार्य हुआ था 1604 में, और 1611 में इसका कार्य संपन्न हुआ था। फ्रेंड्स, इसमें 39 बुक जो थी वो ओल्ड टेस्टामेंट से थी, 14 बुक्स जो थी एपोक्रिफा से थी, और 27 बुक्स थी वो न्यू टेस्टामेंट से थी। फ्रेंड्स, आगे हम बात कर लेते हैं जो फर्स्ट प्रिंटेड इंग्लिश बाइबल थी वो जॉन नॉर्टन एंड रॉबर्ट बार्कर जो किंग्स के प्रिंटर थे उनके द्वारा थी। फ्रेंड्स, 6 पैनल जो ट्रांसलेटर थे उसमें 6 पैनल्स थे और 47 मेंबर थे इसमें। फ्रेंड्स, और एक और बता दें हम आपको, इसकी जो कमेटी थी उसके प्रेसिडेंट जो थे वो बिशप लॉन्सिलर्ट एंड्रयूज थे। फ्रेंड्स, आगे हम बात कर लेते हैं सेंट जेरोम ने जो फर्स्ट टाइम
बाइबल का जो ट्रांसलेशन किया था वो 382 में किया था। फ्रेंड इसके बाद में 1383 में फर्स्ट टाइम जो बाइबल ट्रांसलेट हुई थी वो जॉन वाइक्लिफ के द्वारा हुई थी, और माइल्स कॉवरडेल ने ट्रांसलेशन किया था 1535 में। फ्रेंड्स इसके बाद में एक बाइबल और है जिसे जिनेवा बाइबल कहते हैं, और ये मोस्ट ऑथोराइज्ड वर्जन है। जो ऑल इंटरनेशनल बाइबल हैं उनमें जिनेवा बाइबल, द जिनेवा बाइबल 1560 में पब्लिकेशन हुआ था। फ्रेंड्स आगे हम बात कर लेते हैं मिराकल प्ले, सेंट प्ले, मार्टिर प्ले। ये जो बेस्ड थे सेंट्स की लाइफ में थे या मार्टिर जो धर्म के ऊपर शहीद हुए लोग उन पर। फ्रेंड्स इसमें जो मिराकल प्ले थे वो वर्जिन मैरी या सेंट निकोलस जो 14th सेंचुरी के बिशप ऑफ मायर थे एशिया माइनर में, सेंट निकोलस, उन पर ये आधारित थे। फ्रेंड आगे हम बात कर लेते हैं 6 दिसंबर इज सेलिब्रेटेड सेंट निकोलस, जो 6 दिसंबर है, 6 दिसंबर सेंट निकोलस डे के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम मिस्ट्री प्ले की बात कर लेते हैं। तो जो मिस्ट्री प्ले होते हैं वो मिराकल प्ले होते थे। फ्रेंड्स हेनरी अर्थ जो थे उन्होंने इनको बैन कर दिया था, मिस्ट्री प्ले, मिराकल प्ले या मोरालिटी प्ले। तो ये 1534 में यानी 1534 में इन्होंने इसे बैन कर दिया था। और मोरालिटी जो प्ले थे वो एंटरटेनमेंट होता था उनसे, इसलिए उन्हें हम इंटरलूड कह सकते हैं। और मोरालिटी प्ले जो हैं वो उनका जो टाइप था वो एलोगरी टाइप के थे। और 15 और 16 सेंचुरी में ये प्ले जो थे वो परफॉर्म होते थे। फ्रेंड्स आगे हम बात कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स रेनेसा पीरियड एक बहुत बड़ा पीरियड है। फ्रेंड आगे हम बात कर रहे हैं इस पर। तो अब हम बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी बिट्स की। तो यूनिवर्सिटी बिट्स देखिए क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नेस ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से थे। जॉन लिली, थॉमस लॉस और जॉर्ज पील ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से थे। और फ्रेंड्स एक और बात, इनमें एक और थे, वो थॉमस किड थे। थॉमस किड, ये थॉमस किड जो थे फ्रेंड्स, ये थॉमस किड जो थे वो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं थे, लेकिन उनको यूनिवर्सिटी बिट्स में शामिल किया जाता। और फ्रेंड्स एक और बात बताते हैं, ये यूनिवर्सिटी बिट्स जो थे जितने भी थे इन्होंने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया था विलियम शेक्सपियर के लिए। और फ्रेंड्स एक बात ये भी कही जाती है, देयर इज नो मार्लो, देयर इज नो क्रिस्टोफर मार्लो, देयर इज नो शेक्सपियर। क्रिस्टोफर मार्लो नहीं तो शेक्सपियर नहीं। विलियम शेक्सपियर के लिए, जो विलियम शेक्सपियर ने जो भी वर्क लिया इन यूनिवर्सिटी बिट्स का, उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। फ्रेंड्स जो भी मुझसे आप हो सका आपके लिए, ये फर्स्ट पार्ट है, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं सेकंड पार्ट लेके बहुत जल्द आपकी सेवा में आपके जो नॉलेज है उसको इम्प्रूव करने के लिए आऊँगा। फ्रेंड्स एक और बात बता दूं, यदि आप ऑथेंटिक जानकारी चाहते हैं, एक बेहतरीन स्टडी प्लेटफॉर्म चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। फ्रेंड्स हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारा नंबर है 8885591155। फ्रेंड्स एक बार नंबर फिर सुन लें, 888-155-9-155। फ्रेंड्स बेहतरीन और लाजवाब स्टडी के लिए आप चले आइए, और एकदम सीधे तौर से आपको समझाने की कोशिश की जाएगी, कोई घुमा फिरा के नहीं की जाएगी। आप अच्छे से पढ़ें, आपके जो सिलेक्शन है वो जल्द हो। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, एनबीएस जो भी सरकारी वैकेंसी उसके एस्पायरेंट्स हैं तो हमें ज़रूर संपर्क करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।